हेलो फ्रेंड्स, फंक्शनल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम L इन्फिनिटी n को बनाक स्पेस प्रूव करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम LP n और LP स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करके आ चुके हैं और LP n स्पेस, इस स्पेस को हमने जो बनाक स्पेस प्रूव किया था वो विद रिस्पेक्ट टू pth नॉर्म हमने बनाक स्पेस प्रूव किया था। लेकिन अब हमारा स्पेस तो सेम है, लेकिन उसके ऊपर जो फंक्शन नॉर्म फंक्शन बनने जा रहा है वो pth नॉर्म के बजाय इन्फिनिटी नॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम इस स्पेस के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसके लिए जो नोटेशन है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है इन्फिनिटी नॉर्म। तो सबसे पहले उस फंक्शन को हम नॉर्म फंक्शन प्रूव करेंगे और उसके बाद हम उस नॉर्म फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू स्पेस को हम बनाक स्पेस प्रूव करेंगे। जैसा कि इस स्पेस की नोटेशन है, जो हेड के ऊपर जो सिंबल यूज हुआ है एन, ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि इस स्पेस के अंदर जो एलिमेंट है वो अपने आप में एन टपल्स टाइप के एलिमेंट है और इन टपल्स के जो कंपोनेंट है वो आपके सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर सकते हैं। और जो ये एल नोटेशन है ये मैथमेटिशियन हेनरी लिबेक के ऑनर में लिखी गई है। तो जैसा कि एलपी एन स्पेस और एल इन्फिनिटी एन स्पेस, दोनों के दोनों स्पेस के अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट सेम है, लेकिन जो फंक्शन है, जो नॉर्म फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो हम एक स्पेस के ऊपर एक से ज्यादा भी नॉर्म फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसके विद रिस्पेक्ट टू जो स्पेस है वो बनाक स्पेस बनता है। तो सबसे पहले हम इस स्पेस के ऊपर जो फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं उसकी नोटेशन अभी के लिए हमने एन ही यूज की है, क्योंकि जब तक हम इस फंक्शन को नॉर्म फंक्शन प्रूव नहीं करते तब तक हम इस फंक्शन को एन ही लिखते हैं। ये एन फंक्शन एल इन्फिनिटी एन के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होकर सेट ऑफ रियल नंबर हमें वैल्यू देगा। तो जैसा कि एल इन्फिनिटी एन के जो एलिमेंट है वो अपने आप में एन टपल है, तो एन ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगी वो एक्स के हर एक कंपोनेंट का मॉडुलस लेकर हमने एक सेट बनाया और इस सेट का मैक्सिमम चूज किया। तो एन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो इन सभी में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इस एन ऑफ एक्स की एन फंक्शन जो है इस एक्स पॉइंट के ऊपर वैल्यू देगा। तो जैसा कि फंक्शन तो वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये आपका फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का मैक्सिमम तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन n को नॉर्म फंक्शन प्रूव करते हैं। तो नॉर्म फंक्शन प्रूव करने के लिए सबसे पहले नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमने फंक्शन, जो n फंक्शन डिफाइन हुआ है वो जो हमें वैल्यू देगा वो मॉडुलस वाली वैल्यू देगा। तो इस बात का मतलब स्पेस के किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब आप n फंक्शन को अप्लाई करोगे तो जो वैल्यू है वो मॉडुलस वैल्यू होगी, तो वो आपकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। और अगर इस पॉइंट के ऊपर n फंक्शन ने अगर वैल्यू 0 दी तो इस बात का मतलब इस सेट का जो मैक्सिमम है वो 0 है। और इस सेट का मैक्सिमम तभी 0 हो सकता है जब इस सेट के अंदर जो टर्म्स आई हैं वो सारी की सारी 0 के इक्वल हो, और ये सारे की सारी टर्म 0 के इक्वल तभी होंगी जब जो ये सारे के सारे कंपोनेंट हो यही 0 के इक्वल हो। और अगर ये सारे के सारे कंपोनेंट 0 के इक्वल हो जाते हैं तो जो एलिमेंट कंसीडर किया है वही आपका 0 वेक्टर के ही इक्वल होगा। सिमिलरली इसका जो रिवर्स पार्ट है कि अगर सारे के सारे कंपोनेंट 0 हो जाते हैं तो उनके मॉडुलस भी 0 हो जाएंगे, और उनके मॉडुलस 0 हो जाते हैं तो जो इस सेट का मैक्सिमम है वो वैल्यू 0 ही होगी। तो ये आपका जो रिवर्स है, जो नॉर्म फंक्शन के लिए हमें n2 जो कंडीशन प्रूव करनी होती है, ये इस फंक्शन ने इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। थर्ड कंडीशन, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी काफी आसान है, मॉडुलस फंक्शन का यूज करेंगे हम। n ऑफ x प्लस वाई को कैलकुलेट करते हैं। n ऑफ x प्लस वाई, जैसा कि n ऑफ x हमने डिफाइन किया है, जहां पर x लिखा है वहां पर x प्लस वाई आ जाएगा। तो n ऑफ x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी इस सेट का मैक्सिमम। इस सेट के अंदर एलिमेंट है मॉडुलस ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n। तो क्योंकि x भी अपने आप में n टपल है और y भी अपने आप में n टपल है, तो ये टपल्स, जैसे कि हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर दो n टपल्स को ऐड करते हैं, उसी मेथड से हमने इन टपल्स को ऐड किया है, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को ऐड करके हमने इस सेट को कंस्ट्रक्ट किया है, और इस सेट का जो मैक्सिमम है वो n ऑफ x प्लस वाई होगा। तो जैसा कि मॉडुलस फंक्शन a प्लस बी का आप अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b से हमेशा छोटी आएगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस सेट का जो मैक्सिमम होगा वो कोई ना कोई एक मॉडुलस वाली वैल्यू होगी, और वो मॉडुलस वाली वैल्यू आपकी इस सेट के मैक्सिमम प्लस इस सेट के मैक्सिमम से तो लेस देन और इक्वल टू ही होगी। जैसा कि अगर इस सेट का मैक्सिमम, अगर एक मिनट के लिए जूम करें हम, x1 प्लस y1 है, इस सेट का मैक्सिमम अगर x1 प्लस y1 है तो x1 प्लस y1 आपका इस सेट के जो मैक्सिमम होगा प्लस दूसरे सेट के मैक्सिमम से, तो आपका ये x1 प्लस y1 का मॉडुलस छोटा ही होगा। तो इस बात का मतलब जो हमने n फंक्शन डिफाइन किया है वो आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता है। और जो फोर्थ कंडीशन है वो भी काफी इजी कंडीशन है, n ऑफ अल्फा x को कैलकुलेट किया, जहां पर x
है वहां पर हम उस x को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अल्फा x के हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस सेट का जो मैक्सिमम वो अपने आप में n ऑफ अल्फा x है। और क्योंकि जो अल्फा है, अगर यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन की फिर से हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि मॉडुलस ऑफ अल्फा बीटा आपका मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू मॉडुलस ऑफ बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इस अल्फा एक्स आई के मोड को आइसोलेट कर सकते हैं, अल्फा को आइसोलेट कर सकते हैं, एक्स आई के मॉडुलस को आइसोलेट कर सकते हैं। और जब आप इस अल्फा के मॉडुलस को मैक्सिमम से बाहर निकालोगे तो इस सेट की इक्वलिटी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो हमने मैक्सिमम से जो नंबर आपका इस सेट से बाहर निकाला है वो अपने आप में एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी जब भी आप किसी सेट के मैक्सिमम से बाहर निकालते हो तो उस सेट की इनक्वलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ये आपका बाय डेफिनेशन एन ऑफ एक्स बन जाएगा। तो जो फंक्शन हमने एन फंक्शन डिफाइन किया है वो हमारा नॉर्म फंक्शन बन चुका है। तो अब हम इसे एन फंक्शन ना बोलकर हम इसे इन्फिनिटी नॉर्म बोलेंगे और इसकी जो नोटेशन होगी वो नॉर्म का सिंबल और उसके जो फुट के अंदर जो सिंबल यूज करेंगे हम इन्फिनिटी सिंबल यूज करेंगे। तो इसी वजह से हम जो ये हमारा स्पेस है एल इन्फिनिटी एन, इसके फुट के अंदर इन्फिनिटी सिंबल यूज किया जाता है। तो अब हम इस स्पेस को कंप्लीट स्पेस प्रूव करेंगे। जैसा कि कंप्लीट स्पेस प्रूव करने के लिए प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हम बात को समझ के आए हैं कि किसी स्पेस को अगर कंप्लीट स्पेस प्रूव करना हो तो हम कोई भी आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस लेके चलते हैं और ये शो कर देते हैं कि जो कोसी सीक्वेंस है वो स्पेस के ही पॉइंट को कन्वर्ट कर रही है। तो हम फिर से xn कोई आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस लेके चलते हैं। जैसा कि xm अपने आप में कोसी सीक्वेंस है, तो और xm की जो टर्म होंगी वो होंगी x1, x2, x3, ये अपने आप में कोसी सीक्वेंस है। लेकिन x1 जो अपने आप में l इन्फिनिटी n का एलिमेंट है, ये खुद अपने आप में एक n टपल है। तो जो इसकी नोटेशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि x1 क्योंकि ये अपने आप में खुद n टपल है, तो x1 का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा x11, जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो होगा x12, थर्ड कंपोनेंट होगा x13 और जो nth कंपोनेंट होगा वो होगा x1n। तो इस नोटेशन से आप समझ पा रहे हो, कि x1 का जो टप्पल के कोरस्पोंडिंग जो कंपोनेंट है उसके लिए जो हमने सिंबल यूज किया है वो फुट के अंदर यूज किया है। तो x2 जो एलिमेंट है इस सीक्वेंस का, जो x2 एलिमेंट है उसके जो कंपोनेंट होंगे 2 1, x22, x23 और x2n। तो इन नोटेशन का हम यूज करेंगे। जैसा कि जो x2 है इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है उसके जो कंपोनेंट है वो कि कौन सा कंपोनेंट x2 का nth कंपोनेंट होगा या थर्ड कंपोनेंट होगा, वो उसके लिए सिंबल हमने फुट के अंदर यूज किया। जैसे x23 ये अपने आप में सीक्वेंस की सेकंड टर्म का थर्ड कंपोनेंट है। तो सिमिलरली जो xm की जो टर्म होंगी, xm के जो कंपोनेंट होंगे वो होंगे xm1, xm2 और xmn। जैसा कि हमने कोसी सीक्वेंस अज्यूम किया है, तो अब इसको हम ये शो करते हैं कि ये कोसी सीक्वेंस स्पेस के ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। जो हम कोसी सीक्वेंस लेकर चले हैं उसकी डेफिनेशन लगाते हैं कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक स्टेज मिलेगी, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा कि आप उस पॉजिटिव इंटीजर के बाद की सीक्वेंस की किन्हीं भी दो टर्म की नॉर्म कैलकुलेट करते हो तो जो नॉर्म है आपकी एप्सिलॉन से छोटी आएगी फॉर ऑल ml ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। तो हम जैसा कि हमने इस स्पेस को इन्फिनिटी नॉर्म के विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव किया है, इसलिए हमने जो सिंबल यूज किया है यहाँ पर नॉर्म का वो इन्फिनिटी सिंबल, इन्फिनिटी नॉर्म यूज किया है। तो अब इस नॉर्म को हम ओपन करते हैं। जैसा कि ये नॉर्म फंक्शन जो इन्फिनिटी नॉर्म फंक्शन है ये ओपन होगा मैक्सिमम ऑफ दिस सेट और xm क्योंकि सीक्वेंस की mth टर्म है तो जो इसके कंपोनेंट होंगे वो होंगे xm1, xm2। तो हर एक कंपोनेंट का xm के हर एक कंपोनेंट को xl के हर एक कंपोनेंट से सबट्रैक्ट करके मॉडुलस लेकर अब जो सेट बनाया इस सेट का जो मैक्सिमम होगा वही आपकी xm माइनस xl की इन्फिनिटी नॉर्म होगी। ये आपका बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल ml ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। ये आपकी स्टार इक्वलिटी है। इस सेट का जो मैक्सिमम है वही एप्सिलॉन से छोटा है, तो इस सेट की जो हर एक टर्म होगी, हर एक टर्म वो भी आपकी एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो जब आप इस सेट को ओपन करोगे तो इस सेट के अंदर जो टर्म आएंगी वो आपकी टर्म आएंगी xm1 माइनस xl1, xm2 माइनस xl2, इस तरीके की सारी टर्म xmn माइनस xln, इस तरीके की सारी टर्म ये आपकी एप्सिलॉन से छोटी होंगी। इस सेट का मैक्सिमम एप्सिलॉन से छोटा है तो इस सेट की जो सारी टर्म है वो सारी की सारी एप्सिलॉन से छोटी होंगी। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो ये इनइक्वालिटी है ये अपने आप में कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन बन जाती है कि हर फिक्स्ड i के कोरस्पोंडिंग जब आप i को फिक्स्ड करोगे
तो ये अपने आप में रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की कोसी सीक्वेंस बन गई। जैसा कि हमने ये नोटेशन डिस्कस की थी, अगर मैं 1 को फिक्स करता हूं तो ये x1 के कोरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है कि आप n नॉट के बाद की कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस लोगे तो वो आपका एप्सिलॉन से छोटा आएगा। सिमिलरली x2 के अगर आपने जो फुट के अंदर जो सिंबल है उसको फिक्स किया तो ये जो कंपोनेंट है ये सारे के सारे अपने आप में कोसी सीक्वेंस बनाएंगे। और कोसी सीक्वेंस क्योंकि जो ये सारे के सारे एलिमेंट थे ये सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते थे। रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्पेस होता है वो कंप्लीट होता है, तो ये कोसी सीक्वेंस स्पेस के ही किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो XMI सीक्वेंस है वो ZI को कन्वर्ज करती है। तो I की हर वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक स्केलर मिलता चला जाएगा। तो I को जब आप 1 पुट करोगे तो स्केलर मिला उसका नाम हमने Z1 रख दिया। I इजिकल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो स्केलर मिला उसका नाम हमने Z2 रख दिया। तो Z1 Z2 Zn हमें ये सारे के सारे स्केलर मिल जाते हैं और ये सारे के सारे स्केलर हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक Z एलिमेंट डिफाइन किया जिसके ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये Z के सारे कंपोनेंट स्केलर्स हैं, तो ये Z आपका L इन्फिनिटी N से तो बिलोंग करेगा ही। और अब शो कर देते हैं कि जो हमने XM सीक्वेंस कंसीडर की थी वो आपकी इस Z को ही कन्वर्ट करती है। और उसके लिए फिर से हम जो स्टार इनक्वलिटी है इसका यूज करते हैं। इस स्टार इनक्वलिटी के ऊपर हम लिमिट L टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं। Li सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ट कर जाएगी, Zi को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी XMI सीक्वेंस है यहाँ पर I आपका फिक्स है, जो M है वो वेरी कर रहा है, ये आपकी Zi को कन्वर्ट करती है। XMI में कोई खास बात नहीं है, M में कोई खास बात नहीं है। M की जगह आप L पुट करते हो और इसके ऊपर लिमिट L टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हो तो ये फिर भी Zi को ही कन्वर्ट करेगी। और यहाँ पर क्योंकि ये Zi को कन्वर्ट करेगी तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। XMI माइनस Zi का मॉडुलस डेफिनेशन ऑफ इन्फिनिटी नॉर्म ये बन जाता है आपका XM माइनस Z की इन्फिनिटी नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल M ग्रेटर देन इक्वल टू N नॉट। जैसा कि कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए हमें हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग एक स्टेज फाइंड आउट करनी होती है, तो हमें जो स्टेज मिली है ये N नॉट पॉजिटिव इंटीजर मिला है। जो हमने कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन में जो पॉजिटिव इंटीजर मिला है वही हमारा यहाँ पर वर्क कर जाएगा। तो इस बात का मतलब जो हमने कोसी सीक्वेंस कंसीडर की थी वो आपकी L इन्फिनिटी N के ही स्पेस के एलिमेंट को कन्वर्ट कर गई। और क्योंकि कोसी सीक्वेंस अपने आप में आर्बिट्ररी थी, इस बात का मतलब जो L इन्फिनिटी N स्पेस है हमारा वो बनाक स्पेस बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने L इन्फिनिटी N स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव किया।